अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आप सबका इंतज़ार करने का शुक्रिया। अच्छा बच्चों, नोट्स पे आ जाओ। कल जो हमने पढ़ा था उसमें से किसी का कोई सवाल? क्या कहा था मैंने? जी जी। अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है। सरप्लस, बच्चों ये बात बड़ा अच्छा सवाल है कि सरप्लस ओसीआई के अंदर आता है, रिवैल्यूएशन सरप्लस, तो हम इक्विटी में क्यों ऐड कर रहे हैं? बिल्कुल इसी तरह ओसीआई किसका पार्ट है? एसओसीआई। इनकम्स और एक्सपेंसेस, अब बड़े ध्यान से समझना, इनकम्स और एक्सपेंसेस इक्विटी में लिखते हैं कि नहीं लिखते? इक्विटी मैंने इसीलिए बताई थी, इक्विटी इक्वल्स टू कैपिटल प्लस इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस माइनस ड्राइंग्स। इनकम्स आती हैं इक्विटी में, इनकम एसोसिएट में भी आती हैं, एक्सपेंसेस भी इक्विटी में आते हैं, इक्विटी से लेस होते हैं। इनकम और एक्सपेंसेस के डिफरेंस को आप क्या कहते होते थे पहले? नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो क्योंकि नेट प्रॉफिट आता है तो इसका मतलब है एसओसीआई के बैलेंसेस टेक्निकली जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसमें सारे हेड ऑफ अकाउंटिंग आते हैं। एसेट कैप, कितने हेड ऑफ अकाउंटिंग है? 6। कौन कौन से? ड्राइंग, एक्सपेंसेस, एसेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटीज और इनकम्स। तो मुझे बताओ ये 6 हेड ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आते हैं कि नहीं आते? एसेट्स और लाइबिलिटीज अलग अलग शो होते हैं और बाकी के 4 हेड ऑफ अकाउंटिंग इक्विटी में क्लब होके आते हैं। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, जो यही आर्गुमेंट है मैं फ्लिप कर रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं कि इनकम्स जो है वो आप एसओ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसओसीआई में भी शो करते हो और इक्विटी में भी शो करते हो क्या? हाँ हाँ। क्योंकि गेन है ना, एसओसीआई की जितनी चीजें हैं देखो इस तरह बनती है। एसओसीआई ऐसे बनती है, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट बनता है, उसका आता है नेट प्रॉफिट। फिर उसके बाद हम बनाते हैं ओसीआई, उसमें कुछ चीजें आती हैं, उसका गेन आता है। ठीक है, ओसीआई में कुछ गेन आता है, वो लिखते हैं ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर जो गेन आया होता है। फिर ये जो नेट प्रॉफिट होता है और ओसीआई का गेन होता है, इन दोनों को मिलाया जाता है और लिखा जाता है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है, तो इनकम है ना वो भी एक तरह की, बट वो एक ऐसी इनकम है, वो एक ऐसा गेन है जो पीएनएल में नहीं लिखना, वो गेन आपने कहा लिखना ओसीआई में। तो जैसे ये नेट प्रॉफिट इक्विटी में जा रहा है तो इस गेन को क्यों नहीं इक्विटी में लेके जाना चाहिए? इस गेन को कहां लिखें? क्योंकि इसके गेंस देखो, एसेट्स आते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आ रही थी 100 रुपए की, और आपके पास इक्वल्स किसकी होते हैं? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। दूसरा एसओएफपी का कौन सा सेक्शन होता है? इक्विटी और लाइबिलिटीज का। तो यहां पर आपने लेट सपोज इक्विटी भी लिखी हुई है 100 रुपए की और कुछ भी नहीं है, एक नया बिजनेस स्टार्ट हुआ, ऐसे समझ लो नया बिजनेस स्टार्ट हुआ, ओनर ने 100 रुपए इन्वेस्ट किया और 100 रुपए का उन्होंने प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट भी 100 आ रहे होंगे, इक्विटी भी कितनी आ रही होगी? 100 आ रही होगी। अब फर्ज करो रिवैल्यूएशन हो जाती है, अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो जाती है 20 रुपए की, तो एसेट की वैल्यू में कितना ऐड करोगे? तो 120 कितना आ जाएगा? तो इक्विटी और लाइबिलिटी इम्बैलेंस हो जाएंगी। तो इक्विटी में भी तो 120 शो करना पड़ेगा, यानी कि इसमें भी तो रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस शो करोगे तो 120 आएगा ना। एसेट और इक्विटी और लाइबिलिटी बैलेंस होगी, अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस होगी। तो इसी तरह होता है कि अगर आपने प्रॉफिट कमा लिया तो यहां पर कैश आया होगा 100 का, लेट सपोज मजीद कैश आ गया और वो कैश किसी सेल की शक्ल में आया होगा, सेल से नेट प्रॉफिट बना होगा, वो नेट प्रॉफिट भी इक्विटी में ऐड हुआ होगा 100, और यहाँ पे फिर ये 220 हो गया, ये भी 220 हो गया। तो इस तरह का चल रहा होता है फंक्शन। तो इससे ये पता चला कि
एसओसीआई की जितनी चीजें हैं, बेशक वो ओसीआई में ही क्यों नहीं आ रही, क्योंकि इनका दूसरा इंपैक्ट आप एसेट में लेके गए थे ना ओसीआई, तो आपने एसेट्स तो ज्यादा कर दिए। तो अगर आप ओसीआई वाले गेन को इक्विटी में मूव नहीं करोगे तो इम्बैलेंस आ जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन में। ये बात समझ आती है सबको? कुछ आइए समझ, सवाल पूछो, कोई मसले की बात नहीं है, इजी हो गया, पूछो। यस। हाँ जी। ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग क्यों कर रहे हैं? उसकी हाँ, हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं, मैंने ये बात नहीं बताई। जब भी रिवैल्यूएशन सरप्लस आता है, जब भी रिवैल्यूएशन सरप्लस आता है, उसकी वजह से आपकी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की रेट हो जाएगी। बात आ गई समझ? ये बात याद रखनी है बुक्स में, कॉन्सेप्चुअल बात है। जब भी रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है, इसका मतलब है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन होगी। अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं है, याद रखना इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन नहीं होगी। तो जब भी रिवैल्यूएशन सरप्लस आएगा, जिस साल भी रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा है, इस साल का उस साल का मतलब है कि उसमें डेप्रिसिएशन ज्यादा आ रही है। जब डेप्रिसिएशन ज्यादा आ रही है ना, तो मसला ये है कि प्रॉफिट कम हो जाएगा ज्यादा डेप्रिसिएशन आने की वजह से। तो शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड के लिए नेट प्रॉफिट कम अवेलेबल होगा। तो इसलिए हमने कुछ पोर्शन रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकालकर हमने रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर दिया। डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग से पे होता है, फिर ठीक। डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग से पे होता है, जितनी अर्निंग्स आपके पास रिटेन होके पड़ी हैं उनमें से डिविडेंड पे होना है। क्लियर हो गई बात? हाँ जी, अब आपका सवाल है कोई? ठीक है, अच्छा, और कोई सवाल? ऊपर से गुजरा है, चलो दोबारा करा देते हैं, इसमें क्या मुश्किल बात। कल कुछ ना कुछ तो समझ आई है ना, दोबारा कर लेते हैं। मैंने कौन सा आखिरी सवाल कराया आपसे, कल कौन सा इसका टेस्ट हो रहा है, कोई मसला नहीं। अच्छा, बच्चों एग्जाम्पल 14 देखो। अकाउंटिंग ईयर जनवरी टू दिसंबर, कॉस्ट एक एसेट की है 1 मिलियन, यूजफुल लाइफ है 10 इयर्स, परचेज किया हमने 1 जनवरी 2010 को, डेट ऑफ रिवैल्यूएशन है 1250, 1 जनवरी 2011 को रिवैल्यू कराया, और फिर हमने 1 जनवरी 2014 को रिवैल्यू कराया 1100 का, 1100,000। रिक्वायर्ड है हमसे अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर 2010 टू 2014, और एसओसीआई और एसओएफपी एक्सट्रैक्ट बनाने हैं 2010 से लेकर 2014। तो कल मैंने एक टेबल बनवाया था आपसे ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए चीजों की। अच्छा, तो यहां पर हम स्टार्ट कर लेते हैं एग्जांपल नंबर 14 ए। एग्जांपल 14 ए, सबसे पहली एंट्री कर लेते हैं 1 जनवरी 20 को। 1 जनवरी 20 को हमने एसेट परचेज किया, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट 1 मिलियन।
बच्चों जो बात समझ नहीं आएगी आज मुझे उधर ही रोक के पूछना आप लोगों ने, ठीक है? इस चीज का इंतजार नहीं करना कि यार कोई मसला नहीं है, क्या है, पूछोगे सवाल तो क्लैरिटी आएगी। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, क्लैरिटी का रास्ता कंफ्यूजन की वादी से गुजर के आता है। शुरू में कंफ्यूज होगे, करोगे, देखोगे, सवाल पूछोगे, फिर क्लैरिटी आएगी। तो ये एंट्री सबको क्लियर है? पहली एंट्री, एसेट परचेज किया, एंट्री पास कर दी। हमने यहां पर एट द सेम टाइम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट टेबल बनाना है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट टेबल बनाना होता है। टेबल कैसे बनता था? डेट, डिस्क्रिप्शन, कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नेट बुक वैल्यू, रिवैल्यूएशन सरप्लस, एक और कॉलम बनता है उसे कहते हैं पी एंड एल। क्या होता है अभी वक्त आने में बता दूंगा, ठीक है? एक और कॉलम बनेगा पी एंड एल, वो क्या होता है मैं बता दूंगा। तो 1 जनवरी 20 को हम यहाँ पर भी टेबल भी साथ साथ अपडेट करते जाना है। एसेट बाय किया हमने, कॉस्ट में ऐड हो गया 1 मिलियन, नेटबुक वैल्यू में भी 1 मिलियन ऐड हो गया। फर्स्ट रिवैल्यूएशन हो रही है 2011 में, तो 2010 में जिस साल कुछ भी नहीं होगा एसेट की जिंदगी में, उस साल क्या होगी? डेप्रिसिएशन, ठीक है? डेप्रिसिएशन होनी होनी है। तो 31 दिसंबर 2020 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और वो डेप्रिसिएशन फाइंड कर लो। 1 मिलियन है, 10 इयर्स यूजफुल लाइफ है। क्या हुआ बताओ? अच्छा सॉरी, $1 million divided by 10, 100,000। यहां मैं टेबल में भी अपडेट कर लेता हूं। 31 दिसंबर 10 को डेप्रिसिएशन आ गई 100,000। अच्छा ये भी लिख लेते हैं हम कि हमने डिसाइड किया था कि हम जो भी डेबिट फिगर्स हैं वो पॉजिटिव लिखेंगे और माइनस में लिखेंगे क्रेडिट फिगर्स। नेटबुक वैल्यू सम होता है, बट यहाँ रिवैल्यूएशन सरप्लस नेटबुक वैल्यू के आगे पिक्चर बदल जाएगी। यहाँ पे अब हम क्रेडिट फिगर पॉजिटिव में लिखेंगे, नेगेटिव फिगर डेबिट में, क्रेडिट फिगर पॉजिटिव में, डेबिट फिगर नेगेटिव में। अच्छा तो ये डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्योंकि क्रेडिट होती है तो नेगेटिव में लिख देंगे, और नेटबुक वैल्यू भी कम हो जाएगी, इसका सम है 0 माइनस 100,000 माइनस 100,000 आ गए नेटबुक वैल्यू, ठीक है? डेप्रिसिएशन की वजह से नेटबुक वैल्यू में भी कमी आ गई। बस कुछ भी नहीं और जिंदगी में। 31 दिसंबर 2010 को हम लिखेंगे बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कॉस्ट आ गई 1 मिलियन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस 100,000 और नेटबुक वैल्यू कितनी बन रही है? 900,000 इस दिन। सही है? अब आ गया 2011 की पहली दिन को ही क्या हो गई है? रीवैल्यूएशन। जिस दिन रीवैल्यूएशन होगी उस दिन 3 काम करने हैं, ठीक है जी? पहला काम क्या करना है? एलिमिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। जितनी भी डेप्रिसिएशन एग्जिस्ट कर रही है उसको क्या कर दो? एलिमिनेट कर दो, उसको रिमूव कर दो अपने पास से, ठीक है? तो यहां मैं रेड इंक से सारी एंट्रीज कर देता हूं। तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन करेंगे ऑफ, ELIM लिख दिया शॉर्ट करके, ठीक है? एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एलिमिनेट कैसे करते हैं कि सारी की सारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के कॉस्ट अकाउंट में शिफ्ट कर देते हैं। 1 जनवरी 11 पे क्या करेंगे? सारी की सारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अकाउंट में शिफ्ट कर देंगे। कितनी एक्यूमुलेट हुई थी? 100,000 की।
तो 100,000 निकालेंगे यहां से, कॉस्ट में शिफ्ट कर देंगे 100,000। क्या? ओ यार क्या कर रहा हूं मैं, सॉरी। दूसरा काम, रिवैल्यूएशन गेन या लॉस रिकॉर्ड करेंगे। कैसे करते थे? फेयर वैल्यू एट रिवैल्यूएशन डेट, उसमें से लेस कर देते थे नेट बुक वैल्यू एट रिवैल्यूएशन डेट। फेयर वैल्यू हो गई है हमारी 1250,000 और नेट बुक वैल्यू कितनी है भाई? वेरी गुड, 900,000। वो देखो जो 31 दिसंबर 2010 पे आ रही है वही 1 जनवरी 11 की होगी ना, 900,000। तो अभी तो हमें क्या हुआ है, गेन हुआ है अच्छा खासा। रिवैल्यूएशन गेन कितना हो गया? 350,000। फिर हम क्या करते हैं, पहला स्टेप ये था, स्टेप 2 रिवैल्यूएशन के दिन, पहला स्टेप नंबर 1 ये, स्टेप नंबर 2 रिवैल्यूएशन गेन या लॉस, और स्टेप नंबर 3 रिवैल्यूएशन गेन एंट्री। वो क्या होगी? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 1 जनवरी 11 को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट डेबिट 350,000 से, और 350,000 से रिवैल्यूएशन सरप्लस, आरएस लिख दूं समझ आ जाएगी, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। पूरा ही लिख देते हैं, रिवैल्यूएशन सरप्लस। अब इन तीनों स्टेप्स को मैं, ये 3 स्टेप्स हमने कर लिए, एंट्रीज पास करनी, हम टेबल में भी लिख लेते हैं। 1 जनवरी 11 सबसे पहले एलिमिनेशन। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, इसको पॉजिटिव लिखूंगा, और ये क्रेडिट हो रही है 100,000, इसको नेगेटिव। भाई तभी कैंसिल होगा ना, ये माइनस में लिखा हुआ है, इसको कैंसिल करनी है सारी, तो इसको पॉजिटिव लिख दिया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस अब 0 हो गया। नेट बुक वैल्यू पे इस शिफ्टिंग का नेट बुक वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। देखो -100 +100 0 आता है आंसर, सम किया तो 0 आ गया आंसर। उसके बाद हमने रिकॉर्ड करना है रिवैल्यूएशन गेन का इंपैक्ट। 1 जनवरी 11 पे हम लिखते हैं रिवैल्यूएशन गेन, एसेट की वैल्यू में 350,000 आ गया, और इस 350,000 को हम ले गए रिवैल्यूएशन सरप्लस के बैलेंस में 350,000। एसेट डेबिट पॉजिटिव में लिखा, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हो रहा है, देखो क्रेडिट यहां पर पॉजिटिव में लिखना था। ये भी समझ आ गया। इसके बाद क्या करना, अच्छा चलो ये तो आपको समझ आ गए, 3 स्टेप्स रिवैल्यूएशन के निकाले। जब भी रिवैल्यूएशन स्टार्ट ऑफ द ईयर पे होगी, सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम आप ये करोगे कि आप 3 स्टेप्स ऑफ रिवैल्यूएशन परफॉर्म करो। जब वो 3 स्टेप्स रिवैल्यूएशन के परफॉर्म हो जाएंगे और उसकी एंट्रीज भी रिकॉर्ड हो जाएंगे एट द सेम टाइम, तो आपने ऐसे एक लाइन ड्रॉ करनी है और आपने निकाल लेना है बैलेंस आफ्टर रिवैल्यूएशन। 1 जनवरी 11 को आपने निकालना है बैलेंस आफ्टर, BAL लिख रहा हूं मैं, आफ्टर रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन के बाद क्या बैलेंस बच रहा है, तो ये जो नेटबुक जो कॉस्ट का अकाउंट होगा ना, ये उस पर अपडेट हो जाएगा फेयर वैल्यू पे। देखो इसमें से ये माइनस हुआ, 9 लाख रह गया, 9 लाख में 350,000 ऐड करो, ये फेयर वैल्यू पे अपडेट हो जाएगा कितना, 1250,000। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन के फौरन बाद खत्म हो जाएगी, और नेटबुक वैल्यू भी अब कितनी आ जाएगी, अच्छा यहाँ पे भी लिखना था 350,000, क्योंकि रिवैल्यूएशन गेन आया, नेटबुक वैल्यू भी तो ज्यादा हुई ना, 9 लाख में 350,000 ऐड करो, ये भी कितना बन गया 1250,000,
और ये आ गया हमारे पास 350,000। तो ये बैलेंसेस आ गए हमारे पास आफ्टर रीवैल्यूएशन। तो बच्चों सिंपल हमने 3 स्टेप्स रीवैल्यूएशन के परफॉर्म किए और उसके बाद क्या निकाल लेना है, बैलेंस आफ्टर रीवैल्यूएशन। इसके बाद जिंदगी में क्या आएगा, डेप्रिसिएशन ईयर एंड पे। अब हम ईयर एंड पे आए, 31 दिसंबर 11 पे, तो हमें क्या चार्ज करनी है, डेप्रिसिएशन। मैंने आपको ये बात बताई थी कि जिस दिन रिवैल्यूएशन परफॉर्म करोगे वो भी इसी तरह है जैसे आपने चेंज का ट्रीटमेंट करना है। ये जिस दिन रिवैल्यूएशन होती है उस दिन भी डेप्रिसिएशन फॉर्मूला अपडेट कर देना होता है, चेंज कर देना होता है। तो चेंज का डेप्रिसिएशन फॉर्मूला होता है नेट बुक वैल्यू एट डेट ऑफ चेंज डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ माइनस न्यू रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। यहाँ रेजिडुअल वैल्यू नहीं है तो न्यू नेट बुक वैल्यू या डेट ऑफ चेंज कितनी है, 1250,000 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो टोटल यूजफुल लाइफ कितनी थी, 10, और एक साल गुजर गया ना 1 जनवरी 11 तक, तो कितनी रह गई, 9। तो डेप्रिसिएशन कितनी आई, 1,13,889। और ये डेप्रिसिएशन हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के कॉलम में लिखनी है, 138,889। नेटबुक वैल्यू भी इसकी वजह से कम हो जाएगी, रीवैल्यूएशन सरप्लस पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। अब खुद देखो, डेप्रिसिएशन अगर रिवैल्यूएशन ना करते तो कितनी आनी थी, अब कितनी आ रही है, 138,889। तो इसका मतलब यह है कि 38,889 एक्सेस डेप्रिसिएशन नहीं है, इसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम होने की वजह से रिटेन्ड अर्निंग्स कम हो जाएगी, रोला डालेंगे शेयर होल्डर को चुप कराना है। तो फिर रिवैल्यूएशन, अब तो कहां से चुप कराएं, अपने घर से तो नहीं ना पैसे लाके रिटेन्ड अर्निंग में डालेंगे, जो रिजर्व पड़ा हुआ है रिवैल्यूएशन सरप्लस का वहीं से निकालेंगे ना पैसे। ये सरप्लस एक रिजर्व पड़ा हुआ है, इसमें से कुछ पैसे निकालेंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स में शिफ्ट कर देंगे। करते हैं, अभी पहले मैं डेप्रिसिएशन की भी एंट्री रिकॉर्ड कर लूं। ठीक है, अच्छा भाई, तो 31 दिसंबर 11 पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से, 138,889, 138,889। बट डेप्रिसिएशन के साथ याद रखना कि जब भी रिवैल्यूएशन होगी उस साल जिस दिन आप डेप्रिसिएशन निकालोगे उसी दिन इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की भी एंट्री पास करनी है। अब ये असल में इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को बिल्कुल नहीं छेड़े, बस हम कुछ अमाउंट रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकालकर रिटेन्ड अर्निंग में शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो हम पास कर लेते हैं एंट्री। 31 दिसंबर 11 को इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन INC लिख दिया शॉर्ट करके मैंने। अब वो कितनी आएगी, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जो भी रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस आ रहा हो डिवाइड कर दो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से। तो अब रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस कितना आ रहा था, 350,000। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है, 9 ईयर्स ही है, डिवाइडेड बाय 9, देखो यही आता है 138,889। चेक करो जरा, ओ सॉरी 38, वही 38,889। अब ये रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट डेबिट होना है। तो टेबल के अंदर रिवैल्यूएशन सरप्लस का जो बैलेंस आ रहा था 350,000, उसमें से 38,889 क्या हो जाना है, माइनस हो जाना है।
31 दिसंबर 11 को हम रीवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट को डेबिट करेंगे और रिटेन्ड अर्निंग्स के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री। थ्री एट डबल एट नाइन 3888 और अब ईयर एंड हो गया। 31 दिसंबर 11 पे हम लिखेंगे बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट की कॉस्ट शो होगी 1250,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 138,889, 1250,000 माइनस 138,889 क्या बनता है? 111,111,1 और 350,000 में से 38,889 माइनस कर दो 3,111,111। अब बच्चों बताओ, ये आपके सामने स्टेप्स हैं, ध्यान से देखो, अगर कोई बात समझ नहीं आई तो पूछो। ठीक है बच्चों, अच्छा 2012 में, अब अगली रिवैल्यूएशन कब है? 2014 में। तो 2012 और 2013 में कोई रिवैल्यूएशन नहीं है, बट सिंपल उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, और अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस पड़ा हुआ है तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी आनी है। तो अब यहां पर हम देखते हैं 31 दिसंबर 12 को मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर देता हूं। अब डेप्रिसिएशन आपको पता है चेंज हो गया, स्ट्रेट लाइन मेथड है, सेम ही रहनी है। 138,889 138,889 इसमें से लेस हो जाएगी। और 31 दिसंबर 12 को इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी आएगी। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन तब तक आती रहेगी जब तक रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस है। तो याद रखना, जब तक रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस है डेप्रिसिएशन ज्यादा ही आ रही है, क्योंकि अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो यहां पर 38,889 की जगह 1,00,000 आना था सिर्फ। अब 38,889 आ रहा है, तो इसका मतलब है कोई ना कोई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है। वो कैसे फाइंड करते हैं? रिवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंस कितना बचा है? 311,111 311,111 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अब 2012 के स्टार्ट में 2 साल गुजर चुके हैं, 2010 और 2011, तो 8 रह गई है। 3,889 ये यहां से माइनस हो जाएगी, और हमारे पास 31 दिसंबर 12 पे आ जाएगा बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 1250,000। अच्छा जी, 138,889 में ऐड करें दोबारा 138,889। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्या बैलेंस बन गया? 2,777,78। और नेटबुक वैल्यू क्या आ गई? इन दोनों का डिफरेंस ले लो या इसमें से ये लेस कर दो, 9,7,2,2,2। और रिवैल्यूएशन सरप्लस का क्या बैलेंस बच गया? 2,7,2,2,2। बस 2,7,2,2 आएगा ना? ठीक है,
जी जी, कैसे? 12 की तो डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, तो 12 का हमेशा ओपनिंग देखेंगे ना। जब भी डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो देखते हैं कि उस साल के ओपनिंग पे कितनी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ थी। ये तो उसूल है हमारा। जब भी हमने रिवाइज करते हैं डेप्रिसिएशन, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जहां पे भी लिखा होगा तो ईयर एंड की नहीं देखनी होती रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, हमेशा उस ईयर के स्टार्ट की देखनी है, या मिड में अगर चेंज हो रहा है तो उस मिड से कितनी आगे है। जिस दिन डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं उस दिन की अगर आपने रिमेनिंग यूजफुल लाइफ देख ली तो फिर तो गलत हो गया सवाल, उस दिन की कभी भी नहीं देखते। ठीक है, तो 31 दिसंबर 12 पे आप इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो, तो 31 दिसंबर 12 पे नहीं आप कभी भी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ देखोगे, आप उससे एक साल पहले की देखोगे। अच्छा, 2012 की एंट्रीज पास कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की। 31 दिसंबर 12 पे वही एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 138,889 138,889, और 31 दिसंबर 2012 पे वही रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 38,889 38,889 क्या बच्चों यहां तक समझ आ गई? 13 में भी यही होगा। 31 दिसंबर 2013 आ गया, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, डेप्रिसिएशन आ जाएगी, और 31 दिसंबर 2013 पे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन यही आ जाएगी 138,889 138,889, और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हम लिख लेते हैं, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ये आ जाएगी अब 272,222 डिवाइडेड बाय एक साल और गुजर गया 7, तो देखो यही आती है। ठीक है, मैं किसी मकसद के तहत लिखवा रहा हूं, मुझे भी पता है कि ठीक है, बट वो सेंस बाद में डेवलप करना, एकदम ना कर लेना, ये माइनस हो जाए। 31 दिसंबर 2013 को वो इसी तरह बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आ गया 12,50,000, इनको ऐड करो दोनों को, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 416,667 83,333 2, ठीक है, 2013 31 दिसंबर 2013 को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, 31 दिसंबर 2013 को रीवैल्यूएशन सरप्लस, आप देख रहे हो हर साल हम एंट्री कर रहे हैं, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 138,889 138,889 138,889, 38,889 रिवैल्यूएशन सरप्लस, 38,889 38,889 रिटेन्ड। अब यहां तक सवाल देखो, अब मुझे बताओ अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती तो।
अब क्या हो रहा है, 1 जनवरी को 2014 को क्या हो रही है, दोबारा से रीवैल्यूएशन हो रही है। क्या करेंगे, वही 3 स्टेप्स करेंगे। ठीक है, तीन स्टेप्स कैसे होते हैं, हो जाएंगे। 3 स्टेप्स में 2 एंट्रीज इधर होंगी, तीसरी ये, 4 5 6। चलो कर देता हूं। पहला स्टेप होगा एलिमिनेशन डेप्रिसिएशन की। स्टेप नंबर 1, एलिमिनेशन। 1 जनवरी 14 को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का कॉस्ट अकाउंट क्रेडिट। अब आपकी कितनी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो चुकी हुई है, टेबल से देखो, 416667। तो 416667, 416667। समझ आ गई बात, किन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिमूव की। स्टेप नंबर 2, फेयर वैल्यू गेन या लॉस देखते हैं। अच्छा जी, फेयर वैल्यू कितनी आ रही है रिवैल्यूएशन डेट पे, 1100,000। और नेट बुक वैल्यू कितनी आ रही है, देखो भाई टेबल से पता चल जाएगा, 833333, 833333। तो दोबारा से हमारे एसेट की वैल्यू क्या हो गई, अपडेट हो गई, रिवैल्यूएशन गेन आ गया, कितना बताओ, 266667। स्टेप नंबर 3 में क्या कर देंगे, स्टेप नंबर 3 में रिवैल्यूएशन गेन की एंट्री पास कर देंगे। क्या होती थी एंट्री रिवैल्यूएशन गेन की, 1 जनवरी 14 को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट क्रेडिट। 26667, 2666, यार 26667, 26667। ये 3 स्टेप्स हो गए, इसको फॉर्मेट में भी लिख लेते हैं। 1 जनवरी 14 को एलिमिनेशन, 416667, 416667, ये नेगेटिव, इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया। 1 जनवरी 14 को रीवैल्यूएशन गेन, कॉस्ट में ऐड हो गया 266667, 266667। नेटबुक वैल्यू में भी ऐड हो गया 266667। और यहां से सारा ही रिवैल्यूएशन सरप्लस में दोबारा ऐड हो गया 266667। अच्छा भाई, उसके बाद ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी और हमने निकाल लिया 1 जनवरी 14 को। यही स्टेप होते थे ना, तो पहले 3 स्टेप परफॉर्म करना, उसके बाद क्या करना है, बैलेंस आफ्टर रिवैल्यूएशन निकालना है, बैलेंस आफ्टर रिवैल्यूएशन। तो ये करो जरा, 1250,000 माइनस 416667 प्लस 26667, ये वही आता है 1100, यानी कि फेयर वैल्यू भी अपडेट हो गई, कॉस्ट आपकी फेयर वैल्यू पे अपडेट हो गई, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0 हो गई। नेटबुक वैल्यू में भी आप ये ऐड करोगे तो ये आपके पास यही आंसर आ जाएगा 100,000,000। और रिवैल्यूएशन सरप्लस का क्या आ गया, 23333 में 2666667 ऐड करो, 5 लाख।
एक सेकेंड, इसको मैंने ज्यादा छोटा लिख दिया। और ये 2 है। इसके बाद ईयर एंड हो जाएगा, डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे 31 दिसंबर 14 पे डेप्रिसिएशन। अब पुराने वाली डेप्रिसिएशन नहीं चिपका सकते इधर 138889। क्यों? क्योंकि अब जब रिवैल्यूएशन हो जाए तो डेप्रिसिएशन नए फॉर्मूले से आएगा, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा। वो क्या बनेगा? वो बन जाएगा, अब नई कॉस्ट है, नेटबुक वैल्यू है 1100,000, नेटबुक वैल्यू एट रिवैल्यूएशन डेट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ठीक है, इतनी जगह कम है, मैं इसको ना आगे ही कर रहा हूँ। ठीक है, आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। मैंने बड़ी कोशिश की है पूरा हो जाए, बट कोई बात नहीं, हमारे पास जगह है। मैं इधर लिख देता हूँ, डेट, डिस्क्रिप्शन, कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नेटबुक वैल्यू, रिवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है, तो 31 दिसंबर 14 पे हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये बैलेंस देखो 1100,000 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अब 2014 के स्टार्ट में देखनी है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ क्या होगी, 6, क्योंकि 10, 11, 12, 13 4 साल गुजर चुके हैं, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 6 रह गई। क्या आती है डेप्रिसिएशन? 183,333। ये यहाँ से लेस हो जाएगी, 183,333 नेटबुक वैल्यू से भी लेस हो जाएगी। अच्छा, कोई है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आएगी? क्योंकि रिवैल्यूएशन सरप्लस का अगर बैलेंस आ रहा है तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी आनी है। 31 दिसंबर 14 को इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी आएगी। अब वो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का शॉर्टकट तरीका क्या है निकालने का? रिवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंस 5 लाख आ रहा है डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 833,333। ठीक है, 883,333। ये जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है ये रिवैल्यूएशन सरप्लस के बैलेंस से कम हो जाएगी। और बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अब आ जाएगा 31 दिसंबर 14 को। बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आएगा, कॉस्ट वही आ जाएगी, ये देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 183,333, क्योंकि शुरू में 0 हो चुकी थी ना, तो उसमें सिर्फ यही आया। नेटबुक वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको इस तरह करना है, ये देखो ये नेटबुक वैल्यू गिवन है ना 1100,000, उसमें से माइनस करो 183,333। 91,667। और रिवैल्यूएशन सरप्लस 5 लाख था बैलेंस, उसमें से ड्यूरिंग द ईयर 83,333 माइनस क्या 41,667। ठीक है जी, 14 तक की टेबल बनाना। 2014 के एंड पे डेप्रिसिएशन और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री पास कर लेते हैं। 31 दिसंबर 14 को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 31 दिसंबर 14 को रिवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास आ गया 183,333, 183,333, 183,333 और रिवैल्यूएशन सरप्लस में ट्रांसफर किए 83,333, 83,333, 83,333। अच्छा, ये लो भाई, कोई इशू आपको एंट्रीज में या कोई इशू कि सर ये टेबल में ये वाली फिगर कैसे आई है? पहले तो इस चीज को स्टिक करो।
क्या? मैं तो समझा रहा हूँ, मैं तुम्हें 10 मिनट में कर दूं ये पूरा सवाल। जाहिर सी बात है, जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर ऐसे ही होगा। जब प्रैक्टिस करोगे तो इसलिए तो मैंने तुम लोगों को बताया है, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। सीए में पढ़ने वाले बच्चे फेल होते हैं क्योंकि उनको नॉलेज होता है बट उनकी प्रैक्टिस नहीं होती, उनके पास स्पीड और एक्यूरेसी नहीं होती, और इस सवाल में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस की बड़ी जरूरत होती है इस सवाल में। तो आप लोग इंशाल्लाह करेंगे प्रैक्टिस तो नहीं मसला होगा। जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो मसला होगा। तो प्रैक्टिस, क्लास में जो काम हो उसको करें, घर में जो होमवर्क मिले उसको करें, टेस्ट दें, टेस्ट की डिस्कशन में बैठें, प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो मसला नहीं होगा। प्रोसेस को स्किप करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, पूरा सीए में यही चीज है। और जो अपनी मर्जियां करता है वो नुकसान उठाता है सीए में। जो अपनी मर्जी को अपने टीचर्स के हवाले करता है उसका सीए क्वालिफाई होता है। ये दो तरह के स्टूडेंट्स। अब आपने आज सोचना जाके कि क्या हमने अपनी मर्जी को टीचर्स के हवाले की है या हमने अपनी मर्जी को अपने पास रखा है। हमारा दिल चाहता है तो हम, क्या हमारे पास इस चीज की अथॉरिटी है कि हम चाहे तो क्लास में आ जाएं, चाहे तो क्लास से चले जाएं, हम चाहे तो होमवर्क करें, हम चाहे तो होमवर्क ना करें। अगर आप समझते हैं कि आपके पास इस चीज की अथॉरिटी है तो फिर मैं बताता हूँ सीए इंटर रह जाओगे सारी जिंदगी। और अगर आप समझते हो कि यही हमारे पास अथॉरिटी नहीं है इस चीज की, क्लास अटेंड करनी है नहीं करनी, होमवर्क करना है नहीं करना, टेस्ट देना है नहीं देना, ये हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, ये हमारे सर ने कहा है और हमने उसको एज इट इज फॉलो करना है, हमारा दिल चाहे ना चाहे। तो ऐसा बच्चा जो कंसिस्टेंट होता है और ये समझता है कि मेरी मर्जी नहीं चलेगी, मेरे टीचर्स की मर्जी चलेगी, वो बच्चा सीए क्वालिफाई कर लेता है। तो बस ये फर्क होता है। ठीक है, अच्छा, तो यहां तक आप सबको बात समझ आ गई है। अच्छा, आगे देखो, अब क्या रह गया? एक्सट्रैक्ट्स। एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं। एक्सट्रैक्ट्स तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अगर आपने टेबल बना लिया ना, ये टेबल वाली मेहनत इसलिए कराई है ताकि एंट्रीज में भी इशू ना हो, एक्सट्रैक्ट्स में भी इशू ना हो। तो एक्सट्रैक्ट्स तो बिल्कुल इशू नहीं होते। एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के। एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है जी। कितने साल हैं? 2010, 11, 12, 13 और 14। 2010, 2011, खुले खुले बना लेते, जगह बच गई। अच्छा, सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स में शो करेंगे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। 10 में बैलेंस नेटबुक वैल्यू पे शो होते हैं ना। 2010 में आ रहा है जी बैलेंस, बताते जाए मुझे नेटबुक वैल्यू देख के टेबल से। 900,000। 11 में 1,111,111। 2012 का बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 972,222। 2713 833,333। और 14 में 916,667। ये लिख दिया आपने। एसओएफपी में बैलेंस एसओएफपी देखने टेबल्स में से, और कोई फिगर नहीं उठा के लिख देनी, बड़ा आसान है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपने सिर्फ बैलेंस एसओएफपी देखने हैं और कोई फिगर नहीं लिखनी जो बैलेंस एसओएफपी में ना हो। ठीक है जी, ये आसान तरीका याद रखने का कि हमेशा बैलेंस एसओएफपी वाली फिगर्स उठानी है। एसओएफपी बना रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम बनाते हैं इक्विटी, और इक्विटी में हम शो करते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस का भी कौन सा बैलेंस उठाएंगे?
बैलेंस SOFP, बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वाला। तो जरा मुझे बताओ रिवैल्यूएशन सरप्लस 2010 में कितना है? रिवैल्यूएशन हुई 11 में है, कल मैंने नोट भी लिखवाया। चलो खैर, 2011 में रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस SOFP, बैलेंस SOFP देखना हमेशा 350,000 नहीं लिख देना, बैलेंस आफ्टर रिवैल्यूएशन नहीं लिख देना, बड़ी कॉमन मिस्टेक है। बैलेंस आफ्टर रिवैल्यूएशन नहीं लिख देना, कौन सा लिखना है? बैलेंस SOFP 311 111 311 111 272 222 272 222। फिर बैलेंस SOFP देखो 233 333 233 333 416667, वेरी गुड, 416667। अब मुझे बताओ बच्चों, SOFP के एक्सट्रैक्ट्स में किसी को कोई इशू? बहुत आसान है, सिर्फ बैलेंस SOFPs देखो और सिर्फ दो कॉलम रेलिवेंट है। कौन से वाले? एक नोटबुक वैल्यू वाला कॉलम देखना है बस बैलेंस SOFP के लिए, और दूसरा आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस का देखना है। ठीक है, अब आगे कौन से एक्सट्रैक्ट्स आ गए? एक्सट्रैक्ट्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है, 2010 2011 2012 2013 2014। अच्छा, इसमें सबसे पहले P&L में हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब देखो एक बात बच्चों, अगर आप मेरी समझ लोगे ना, आपके लिए बड़ी आसानी होगी, बहुत ध्यान से। जब आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स बनाया ना, तो आपने जो फिगर्स देखी हैं वो कौन सी देखी है? बैलेंस SOFP वाली, बैलेंस SOFP वाली। ठीक है जी। अब जब आपने एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के, तो ये एक सेकंड ये चीज देख लो। इनको किसी खाते में नहीं लाना, समझ रहे हो बात? ये बिल्कुल इररेलेवेंट है। बैलेंसेस नहीं लिखे जाते स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब उसका मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है, ये बैलेंस SOFP को आपने किसी खातों में नहीं लाना। ठीक है जी, ये उसूल याद रखना है, ये उसूल याद रखना है, बैलेंस को किसी खाते में नहीं लाना। और बैलेंस आफ्टर रिवैल्यूएशन को तो किसी खाते में वैसे ही नहीं लाना ना, निकालना है, एंट्रीज करने के लिए जरूरी होता है, बट बैलेंस आफ्टर रिवैल्यूएशन एक्सट्रैक्ट्स बनाने में किसी खाते में नहीं आएंगे। बैलेंस SOFP एक्सट्रैक्ट्स बनाने के लिए SOFP के एक्सट्रैक्ट्स में से काम आएंगे सिर्फ, और जब SOCI के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं तो ये इन बैलेंस SOFP का कोई काम नहीं है। यहां तक बात याद रख लोगे? ठीक है, पहले तो सवाल सही करना सीखो ना, जब 2 4 5 सवाल करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी लॉजिक ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, और मुझसे पूछते भी रहना, जैसे आज आपने पूछी है बातें, कुछ क्लैरिटी आ गई होगी, तो इसी तरह पूछते भी रहो सवाल, तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, अब आ गए आपके पास, ये बच गए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब 31 दिसंबर 11 पे डेप्रिसिएशन हमारे पास कितनी है? 13888, सॉरी 10 पे पहले देखेंगे ना, 100,000 आ गई, 100,000। 11 पे आ गई 138,889। 12 पे भी यही आई 138,889। ये देखो 13 पे भी इतनी ही आई 138,889, 138,889। और 13 पे भी आई, 14 पे चेंज हो गई, 14 पे आ गई 183,333, 183,333, 183,333। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस उठा के लिख दिए जो भी आपने टेबल में बनाए हुए थे। उसके बाद आता है OCI। OCI में लिखनी है हमने मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस ड्यूरिंग
द ईयर। क्या लिखनी है? मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर। मूवमेंट क्या होता है? चलो आज मूवमेंट भी समझ लो। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? आपके पास, मैं एक सेकेंड आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। 1 जनवरी को आपके पास कैश पड़ा था 1000 रुपए। कितना पड़ा था? जनवरी के अंदर ड्यूरिंग द मंथ आपके पास एडिशन हुआ, कैश ऐड हुआ, इन हुआ आपके पास 700 रुपए और आउट हुआ आपके पास 200 रुपए। तो आपके पास 31 जनवरी को कैश का क्या बैलेंस बच जाएगा? बताओ। 1 जनवरी को कैश का बैलेंस कितना था? ये रिवॉल्यूशन ही बढ़ा रहा, वैसे बता रहा हूं। 1 जनवरी को कैश का कितना बैलेंस था? इन हुआ ड्यूरिंग द ईयर, आउट हो गया, कितना बचा? 1500। ये है ओपनिंग बैलेंस, कैश का ओपनिंग बैलेंस। ये है कैश का क्लोजिंग बैलेंस। और ये जो इन आउट होते हैं ना बच्चों, इसे कहते हैं मूवमेंट इन कैश। मूवमेंट इन कैश यानी कि ड्यूरिंग द ईयर क्या इन आउट हो रहा है उस कैश के अकाउंट में, इससे क्या कहते हैं? मूवमेंट। समझ आ गई? जब आप टी अकाउंट्स बनाते हो, एक होता है बैलेंस बॉट डाउन, एक होता है बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस बॉट डाउन कैरी डाउन हटा दो। बॉट डाउन कैरी डाउन के अलावा जो डेबिट और क्रेडिट हो रहा है उसको क्या कहते हैं? मूवमेंट। उसको क्या कहते हैं? मूवमेंट अकाउंट की। तो मूवमेंट का पहले मतलब समझो। ये समझ आ गए मूवमेंट का मतलब? तो अब हमने मूवमेंट शो करनी है किसकी? रिवैल्यूएशन सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर। ओसीआई में क्या शो करनी है? रिवैल्यूएशन सरप्लस में मूवमेंट शो करनी है। तो मूवमेंट शो करने का मतलब है रिवैल्यूएशन सरप्लस के बैलेंसेस आर इररेलेवेंट, ट्रांजैक्शंस आर रेलिवेंट। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस इररेलेवेंट है। जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो डेबिट हो रहा है, जो इन डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट इन हो रहा है, डेबिट आउट हो रहा है, वो इन आउट की मूवमेंट शो करनी है हमने, जो रिवैल्यूएशन सरप्लस में ड्यूरिंग द ईयर हुई है। ये बात समझ आ गई? तो बैलेंसेस इररेलेवेंट हो जाते हैं जब मूवमेंट की बात हो रही होती है। ये बात आपने, ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो हमने ओसीआई में रिवैल्यूएशन सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर जो हुआ है उसकी मूवमेंट शो करनी है। ये बात समझ आ गई? अब देखते हैं मूवमेंट कैसे हुई है। पहले साल तो कोई मूवमेंट नहीं है, छोड़ दो, पहले साल कोई मूवमेंट्स नहीं है। दूसरे साल देखते हैं 2011 में। 2011 में 31 दिसंबर 11 से पहले 1 जनवरी 11 को रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर मूवमेंट हुई है। 350,000 इन हुआ है। ये देख लो 350,000 रिवैल्यूएशन सरप्लस में इन हुई, सॉरी इधर 350,000 रिवैल्यूएशन सरप्लस में इन हुआ है। यानी कि एंट्री आपने पास की प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां पर अच्छा एक चीज याद रखना, ये इसको नेगेटिव लिखो, क्योंकि हम ना क्या करते हैं, जो भी क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, ये जो एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं एसओसीआई के, इनमें हम जो भी क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं पॉजिटिव शो करते हैं, जो डेबिट बैलेंसेस होते हैं वो नेगेटिव शो करते हैं। तो क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, एक्सपेंस के बैलेंसेस डेबिट होते हैं, तो इसलिए नेगेटिव। अच्छा, अब मूवमेंट हुई है रिवैल्यूएशन सरप्लस की, मूवमेंट दिखाओ मुझे। तो मूवमेंट ये हुई है कि 350,000 का रिवैल्यूएशन गेन हुआ है। 2010 में छोड़ देंगे, 2011 में 350,000 का रिवैल्यूएशन गेन हुआ है। और कौन कौन सी मूवमेंट हुई है? 2011 ये चल रहा है, यहां तक चल रहा है 2011। एक तो गेन हुआ है, बट एक और मूवमेंट हुई है, ये जो 38,889 इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से एक और मूवमेंट भी हुई है जो आउट मूवमेंट है, कम हो गया बैलेंस। तो हम कहते हैं ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग में जो ट्रांसफर हो गया वो वाली मूवमेंट हुई है। कितनी? 38,889। और इसको हम डेबिट मूवमेंट है तो हम इसको नेगेटिव में शो कर देंगे। ठीक है, इसे कहते हैं मूवमेंट। इन आउट जो हो रहे हैं। अब आ जाते हैं 2012 में। 2012 में रिवैल्यूएशन तो नहीं हुई, बट ये 2012 पूरा यहां तक चल रहा है, इतना सा बस। बट इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस आउट जरूर हुआ 38,889, यानी कि ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग दोबारा से हुआ 38,889।
9 नेगेटिव शो कर दिया। उसके बाद 2013 में भी कोई मूवमेंट उस तरह एज इट इज कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं आया, बट ये मूवमेंट हुई है कि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से दोबारा से 38,889 माइनस हुआ है, 38,889 माइनस हो गया। और अब 2014 की मूवमेंट्स देखते हैं। यहां ये 2014 यहां से स्टार्ट हो गया था, रिवैल्यूएशन गेन हुआ था, देख रहे हो, जिसकी वजह से रिवैल्यूएशन सरप्लस में 266,667 ऐड हुआ है। तो अब हम कहेंगे रिवैल्यूएशन गेन की वजह से इसका बैलेंस आ गया 266,667 ऐड हो गया। और इस साल भी रिटेन अर्निंग में भी कुछ ट्रांसफर हुआ, ये भी मूवमेंट हुई है, आउट हो गए 83,333 83,333, ये आउट मूवमेंट है, इसको नेगेटिव लिख देंगे। कोई सवाल यहां तक कुछ समझ आई है? अब आपने करना क्या है, आपने जो कल वाली एग्जांपल थी उसका ए पार्ट और बी पार्ट दोनों करने हैं, जो ये एग्जांपल है इसका भी ए पार्ट और बी पार्ट दोनों करने हैं, फिर आपको समझ आएगी, फिर आपको ग्रिप होगी चीजों पे। तो ये आपका होमवर्क है कि आपने ए पार्ट और बी पार्ट करना। टेस्ट हो गया आप लोगों का? ठीक है, कल आपकी छुट्टी है तो आपके पास टाइम है क्योंकि रिजल्ट है कल। क्या? हाँ, नहीं नहीं, पूरी छुट्टी है और रिजल्ट डे है यार कल, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात होगी, तो मंडे को हम टेस्ट भी डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस में अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आपसे तो इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। टाइमिंग नहीं बताई क्या? कर टेस्ट 4 बजे तक दे सकते हैं टेस्ट रूम में जाके, ठीक है, जाके देख लो। 3 सवाल है आई गेस, 3 सवाल है ना? 3 सवाल है, 4 है, वो एक एमसीक्यूज है ना। वैसे क्या था, आसान था मुश्किल था? कोई बात नहीं, चलो इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे वो भी।